कल की वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ या कहें आपातकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, वो होती है 3, जिसमें नंबर 1 आती है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित। अगर देश का किसी देश के साथ दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति जैसी भावना पनप जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन स्थिति घोषित की जाती है। कि अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग को शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कि अनुच्छेद 352 में ये लिखा गया है कि युद्ध व बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति का समाधान हो जाए। समाधान मतलब ज्ञान हो जाए या जानकारी हो जाए, जिससे कि देश में अशांति फैलने वाली हो या उसकी व्यवस्था नष्ट होने का भय हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक प्रभावी रहती है और संसद स्वीकृति देने पर शासन चाहता है तब तक लागू रह सकता है। कि ऐसा नहीं कि ये जो आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब संसद उसकी पुष्टि करेगा या स्वीकृति देगा, नहीं, वह खुद के स्वयं के विवेक से भी क्या कर सकता है, स्वयं के विवेक से आपातकाल लगा सकता है। और स्वयं के विवेक से लगाने के बाद वह 2 माह तक प्रभावी रहता है। इसी बीच उस 2 माह के समय में अगर संसद उसे स्वीकृति दे देता है कि हाँ, राष्ट्रपति ने ये आपातकाल लगाया है, यह सही है, तब तक लागू रह सकता है जब तक शासन या संसद चाहेगा या शासन चाहेगा, तब तक वह लागू रह सकता है। और समाप्त कब होगा? लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित करके ये कह दिया जाए कि अब आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसी दिन ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो नीचे आपको बारीक अक्षर में दिखाई दे रहे हैं उसमें ये है कि ये जो 44वां संविधान में जो संशोधन हुए हैं, तो ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह किसकी जगह आंतरिक अशांति को समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। और 44वें संविधान संशोधन में यह भी लिखा गया है कि जब यह आपातकाल लगाया जाएगा तो मंत्रिमंडल का लिखित रूप में स्वीकृति लेनी पड़ेगी और प्रथमतः ये 6 माह तक लग जाता है। ये सब किसमें हुआ है? 44वें संविधान संशोधन में। उसके बाद दूसरा आता है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर यह कौन से अनुच्छेद के तहत है? 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि
राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है कि या तो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना पहुंचाए या फिर अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को सूचना मिले कि फला राज्य में उसके संवैधानिक नियम कानून और नियमों के आधार पर शासन संचालित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए, केवल उसी राज्य के लिए, पूरे देश में नहीं लागू होगा, जिस राज्य में संवैधानिक उपबंधों के आधार पर शासन नहीं हो रहा है उसी उपबंधों के उसी राज्य में क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। कि संसद के द्वारा प्रस्ताव, इस राज्य में आपातकाल का प्रस्ताव एक बार पास करने के बाद में वह 6 माह तक लागू रह सकता है, और अधिकतम 6 माह के बाद में भी ज़रूरी हो कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहना चाहिए तभी लागू रह सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है। 3 वर्ष के बाद में इसे समाप्त करना ही होता है। नंबर 3 है वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अनुसार, ये कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, 360 के अनुसार, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। कि वित्तीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे कि वित्तीय संकट या साख का खतरा उत्पन्न, वित्तीय संकट का खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो उस समय में ये क्या लगा दिया जाता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया। अब उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका में दूसरा पद किसका है, उपराष्ट्रपति का। तो अब इसमें राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का भी हम अध्ययन करेंगे, जैसे कि निर्वाचन, योग्यताएं, पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। कि अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। कि ये कहें, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में हमने पिछले राष्ट्रपति के में बात कर ली थी, और राष्ट्रपति के चुनाव में हमने बताया था आपको कि लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। ठीक है। योग्यताएं, दूसरा टॉपिक आता है इसमें, योग्यताएं। कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 पर है वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। नंबर 2 पर है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति की है जैसे उसकी आयु कम से कम
35 कि राष्ट्रपति की भी आयु कितनी है, कम से कम 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति की भी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, इससे अधिक कितनी भी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट, वे सभी योग्यताएं जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं, जो मैंने राज्यसभा के सदस्यों के लिए लिखाई थी आपको, वे सभी योग्यताएं इसमें आती हैं इसके निर्वाचन में। जिनके पास ये योग्यताएं होंगी वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। उसके बाद में पद से हटाना, जिस तरीके से राष्ट्रपति की बारे में हम पढ़ा था महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रकार पद से हटाना कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, किंतु स्वेच्छा से समय पूर्व भी पद छोड़ सकता है। स्वेच्छा से वह कभी भी इस्तीफा दे सकता है। राज्यसभा के कुल बहुमत से पारित प्रस्ताव से जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले तो इसे पद से हटाया जा सकता है। कि लोकसभा इसको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है, राज्यसभा के कुल बहुमत से पारित, राज्यसभा इसमें प्रस्ताव प्रथमतः किस में आता है, राज्यसभा में। किस में आता है, राज्यसभा में। उसके बाद में जैसे ही राज्यसभा अपने कुल बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे और लोकसभा भी इसे स्वीकार कर ले, लोकसभा भी इसको पारित कर दे, तब क्या कर दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव या ऐसे प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। कि जब आप ऐसा प्रस्ताव ला सकते हो कि इस प्रस्ताव की सूचना आप उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी हुई हो। अब आगे पद से हटाने के बाद में उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य आती हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। मैंने पहले भी बताया था राज्यसभा के सभापति में कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसमें एक बात और है, अगर किसी विषय पर लेकर राज्यसभा में वोटिंग की जाती है तो प्रथमतः उपराष्ट्रपति क्या नहीं डालता, वोट नहीं डालता है। लेकिन अगर दोनों वोटिंग में हाँ और ना कि हाँ और ना के पक्ष में बराबर वोट आ जाते हैं, तब निर्णायक मत कौन डालता है, उपराष्ट्रपति डालता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा शक्ति कार्य क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। एक तो पदेन सभापति राज्यसभा का होता है, मेन तो वो होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाए या कोई भयंकर रोग हो जाए जिससे वह कार्य नहीं कर पा रहा है या विदेश यात्रा में हो, आदि कारणों से वह शासन चलाने में असमर्थता हो, आदि कारणों शासन चलाने में असमर्थ हो, तब उस राष्ट्रपति का शासन का पद का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। ये हमारा था उपराष्ट्रपति, छोटा सा चैप्टर था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों समाप्त होते हैं। हमने कार्यपालिका में आपको लिखाया था राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। तो अब हम कार्यपालिका में तीसरे नंबर पर वर्णन करेंगे प्रधानमंत्री का। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। कि उस अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, 74वें अनुच्छेद
संविधान के 74वें अनुच्छेद के तहत ये है लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। विशेष ध्यान देना कि प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि निर्वाचित करता है। निर्वाचित नहीं करता है। कभी ये आ जाता है, कई बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनीत, तो मनोनीत भी नहीं होगा, निर्वाचित भी नहीं होगा। क्या करता है, नियुक्त करता है। और नियुक्त किसे करेगा कि भारत में मैंने पहले बताया था कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है, एक तो संसदात्मक, एक अध्यक्षात्मक। तो भारत में क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो इस संसदात्मक शासन प्रणाली में यह नियम लागू होता है कि राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में जिस दल को बहुमत होगा या जिस दल की सदस्य अधिक होंगे और वे सदस्य अपने में से किसी एक को नेता चुनते हैं, या तो उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि वो अपने में से चुने हुए प्रतिनिधियों में से किसी एक को नेता चुने। उन लोकसभा सदस्यों के अलावा भी राज्यसभा के सदस्यों में से भी चुन सकते हैं जो उनके दल का नेता हो सकता है, और अन्य किसी थर्ड पर्सन को भी वह प्रधानमंत्री के लिए अपने दल का नेता चुन सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई चुनाव नहीं जीता हुआ है और उसको चुनते हैं तो उसको 6 माह के अंदर अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ एवं अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला कार्य एवं अधिकार, मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और वही निर्णय करता है कि कितने मंत्री व कौन कौन मंत्री हों। कि सबसे पहले जैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद को ग्रहण करता है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री ही यह निर्णय करता है कि कितने तो मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री बनेंगे। तो पहला कार्य क्या करता है, अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, ये जो मंत्रियों में किस मंत्री को कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग होगा, गृह मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय होगा, विदेश मंत्रालय होगा, और जो भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो भी मंत्रालय आते हैं वह किस पर निर्भर होता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है कि वह मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया जाए। स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री इन मंत्रालयों का बंटवारा करता है और उनमें परिवर्तन भी। अगर किसी को गृह मंत्रालय दे दिया और थोड़े समय बाद में अगर उसको गृह मंत्रालय के बजाय वित्त मंत्रालय दिया जाता है तो उसमें परिवर्तन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और इसकी सूचना वह किसको देता है, राष्ट्रपति को। आगे तीसरा है मंत्रिपरिषद का कार्य व संचालन। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापति और समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूचियाँ एजेंडे में रखे। कि जो भी मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती हैं उन सभी बैठकों का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब कि मंत्रिमंडल की सभी बैठकों का संचालन या
कार्यवाही का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उन्हीं विषयों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है जिन विषयों के बारे में प्रधानमंत्री कार्यसूची बना रखी है या एजेंडा बना रखा है कि आज की बैठक में हम इन विषयों पर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उन्हीं पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। अगला है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना।